सब बट चुके थे अपने अपने मजहब के रंग में, सब बट चुके थे अपने अपने मजहब के रंग में। मैंने देखा हर मजहब के कफन का कपड़ा सफ़ेद रंग में। जय हिंद ऑल ऑफ यू, कम बैक आवर चैनल इन K2IAS। ज्ञानवापी की बात हो और औरंगजेब की बात ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। फिलहाल ज्ञानवापी का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। औरंगजेब का नाम सुनते ही कुछ लोगों के माइंड में एक डिक्टेटर या एक क्रूर शासक की इमेज बनती है, जबकि कुछ लोगों के माइंड में जिंदा पीर या वली की इमेज बनती है। हम लोग न्यूट्रल होकर औरंगजेब को समझेंगे। आप लोग पेशेंस रखें, इस वीडियो को पूरा देखें। हम लोग औरंगजेब से जुड़े हर एंगल को देखेंगे। मुगल एम्पायर की जड़ें मंगोल एम्पायर से जुड़ी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंगोलों ने जितना नुकसान मुसलमानों को पहुंचाया, उतना ना तो उनसे पहले किसी ने पहुंचाया था, ना उनके बाद। कहा जाता है कि चंगेज खान अपनी सेना अगर पहाड़ों से लेकर गुजरता था तो एक पहाड़ मिनटों में धूल के गुबार में बदल जाता था। हिस्टोरियंस लिखते हैं कि चंगेज खान इतना क्रूर था कि जहां अटैक करता था वहां बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, यहां तक कि जानवरों तक को नहीं छोड़ता था। तब ऐसा क्या हुआ कि चंगेज खान की आने वाली नस्ल, तैमूर लंग और बाबर जैसे योद्धा सब मुसलमान हो गए। चंगेज खान के एक पोते ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जिसका नाम बरके खान था। बरके खान ने बगदाद में हमला किया और कुछ मुसलमान कैदियों को अपने साथ ले गया। बरके खान के हैवी टार्चर के बाद भी वो कैदी अपने धर्म में बने रहे, जिसके बाद बरके खान इस्लाम के बारे में जानकारी करनी शुरू करी। अंततः बरके खान ने इस्लाम को कबूल कर लिया। मंगोल राजा हलाकू खान को जब ये बात पता चली तो हलाकू खान ने इसके तुरंत बाद बरके खान के ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में हलाकू खान को हार का सामना करना पड़ा। मुगल एम्पायर का फाउंडर बाबर को माना जाता है। बाबर के फादर उमर शेख मिर्जा बरके खान की तरफ से सुन्नी मुसलमान थे और बाबर की मॉम कुतलुग निगार खानम चंगेज खान की तरफ से मंगोल थीं। बाबर चंगेज खान की तरफ से 12वां वंशज और बरके खान की तरफ से 10वां वंशज था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीत लिया था। बाबर ने 1519 से 1526 तक भारत पर 5 बार अटैक किए थे और छोटे छोटे टुकड़े पर कब्जा करता गया। सेम टाइम में इंडिया में लोदी एम्पायर रूल कर रहा था। उस वक्त इब्राहिम लोदी राजा था और इब्राहिम लोदी सन की टाइप का राजा था। इसी कारण दौलत खान लोदी, जो कि पंजाब का गवर्नर था, बागी हो गया था। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास 1,20,000 की लार्जेस्ट सेना थी। इधर राजस्थान में राणा सांगा रूल कर रहे थे। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की सेना के बीच युद्ध होता रहता था, लेकिन इब्राहिम लोदी को फर्क नहीं पड़ रहा था। दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी से परेशान होकर बाबर को इनवाइट किया कि आप आएं और युद्ध करें, आपका साथ हम देंगे और जो भी अपने साथ ले जा सकते हैं ले जाएं और दिल्ली व आगरा पर आपके अनुसार हम शासन चलाएंगे। सेम टाइम में राणा सांगा ने भी बाबर को इनवाइट किया कि आप आएं और इब्राहिम लोदी से युद्ध करें। इस युद्ध में हम आपकी हर प्रकार की मदद करेंगे, आप जो चाहे ले जाएं और दिल्ली की कमान मेरे हाथ में दे दें, साथ ही दौलत खान लोदी को भी मार दें। बाबर ने सोचा इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। बाबर आया और फर्स्ट पानीपत वार 1526 में हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की 1,20,000 सेना और बाबर की 10,000 सेना आमने सामने थी। बाबर एक कुशल योद्धा था। बाबर 10,000 आर्मी के साथ
1,20,000 आर्मी को व इब्राहिम लोदी को हरा देता है, साथ ही दौलत खान लोदी को भी मार देता है। इधर राणा सांगा की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि राणा सांगा को लग रहा था कि अब दिल्ली की कमान मिलने ही वाली है और बाबर पहली बार इतना बड़ा एरिया जीता था। बाबर ने इस जीत के बाद मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी। राणा सांगा शॉक्ड हुए और राणा सांगा ने कहा, डियर, आपको यहाँ रुकना नहीं है, आप यहाँ से जाइए। बाबर ने कहा, ना तो मेरे पास यार दोस्त हैं, ना ही मेरे पास देश और धन है, मुझे एक पल का भी चैन नहीं है। यहाँ आना मेरा फैसला था, लेकिन अब मैं वापस भी नहीं जा सकता। तब राणा सांगा ने कहा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और इसके बाद 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ता है। बाबर भारत आया 1526 में था और लगातार 4 युद्ध लड़ता है और चारों के चारों जीत जाता है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर ने तुझके बाबरी के नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 से 1556 तक शासन चलाता है, लेकिन बीच में 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भगाकर शासन चलाया था। हुमायूं के बाद हुमायूं का पुत्र अकबर मुगल एम्पायर की कमान संभालता है, जो कि 1556 से 1605 तक शासन चलाता है। अकबर के बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे शहजादा सलीम के नाम से भी जाना जाता है, ने मुगल एम्पायर की कमान संभाली और 1605 से 1627 तक शासन करता है। जहांगीर या शहजादा सलीम के बाद इसका पुत्र शाहजहां मुगल एम्पायर की कमान संभालता है, जो 1627 से 1657 तक रूल करता है। ये वही शाहजहां है जो ताजमहल बनवाता है। शाहजहां के रूलिंग पीरियड को स्थापत्य कला का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। शाहजहां ने ही लाल किला को भी बनवाया था। शाहजहां की मां का नाम जगत गोसाई था, जो कि जोधपुर के राजा उदय सिंह की बेटी थी। यहाँ के 14 बेटा बेटी होते हैं, जिनमें से 7 जीवित रहते हैं, 4 बेटे और 3 बेटियां। 4 बेटों में से दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद। शाहजहां सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना नॉमिनी बनाना चाहता था और अपने पास ही दिल्ली में रखता था। दारा शिकोह को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि दारा शिकोह थोड़ी उदार टाइप का व्यक्ति था, जबकि औरंगजेब शुरू से ही लड़ाकू टाइप का था और तुरंत हाइपर होता था। इसी कारण शाहजहां औरंगजेब को पसंद नहीं करते थे। एक बार औरंगजेब की बहन बुरी तरह से जल जाती है। शाहजहां औरंगजेब को तुरंत शाही दरबार में बुलाते हैं, लेकिन औरंगजेब 3 हफ्ते बाद वहां पहुंचता है। शाहजहां औरंगजेब से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और औरंगजेब से सूबेदारी छीन लेता है। बाद में फिर दक्षिण भारत का सूबेदार बनाता है। 1657 में शाहजहां के बीमार हो जाने पर अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां की डेथ हो गई है। बंगाल का सूबेदार शाह शुजा आगरा में खुद को राजा घोषित कर देता है। दारा शिकोह शाह शुजा से युद्ध करता है और शाह शुजा हार कर बंगाल के रास्ते म्यांमार चला जाता है। इधर दक्षिण भारत से औरंगजेब सुनते ही गुजरात से छोटे भाई मुराद के साथ दिल्ली पर हमला कर देता है और दारा शिकोह को बंदी बनाकर बाप के सामने फांसी दे देता है। बाप शाहजहां को बीमार हालत में ही बंदी बना लेता है और ऐसी जगह कैद करता है जिसकी खिड़की से सिर्फ ताजमहल दिखाई देता है। और अब 1658 से औरंगजेब मुगल एम्पायर पर रूल करता है और औरंगजेब के रूलिंग पीरियड में ही मुगल एम्पायर सबसे ज़्यादा विस्तार होता है, जिसमें दक्षिण भारत से लेकर अफगानिस्तान तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक विस्तार होता है। एक बार मैंने किसी से कह दिया, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, तो मैंने किसी से कह दिया कि औरंगजेब जो है 10,000 ब्राह्मणों को डेली मारता था। तो वो बेचारे समझदार आदमी थे, कहते बैठो
तो बोले 10,000 पर डे, तो मान लो साल में 300 दिन है, 10,000 में एक जीरो बढ़ाओ तो कितना हुआ? मैंने कहा 1 लाख। कहा फिर दूसरा जीरो बढ़ा दिया, फिर मैंने कहा 10 लाख। तो बोले कि एक साल में वो 30 लाख पंडितों को मारता था। मैंने कहा हाँ। कहीं 50 साल उसने शासन किया, तो एक साल में 30 लाख, तो 50 साल में कितना? 15 करोड़। और टोटल पॉपुलेशन औरंगजेब के समय इंडिया की 11 करोड़। तो तुम कहां से बचे हो? मैं अगली बार अपनी डायरी लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे साथ जब कोई बड़ी घटना घटती है ना, तो मैं उसको आज भी नोट कर लेता हूं। उस दिन जाके मैंने लिखा कि यार किसी की सुनी सुनाई बात कभी नहीं बोलनी चाहिए। 1666 में औरंगजेब के फादर शाहजहां की कैद में ही डेथ हो जाती है। औरंगजेब के रूलिंग पीरियड में हिंदू अधिकारी 34% थे। कुछ बुकों में 337 की संख्या भी मिलती है, जैसे राजा जय सिंह आर्मी चीफ थे। जबकि इतनी बड़ी संख्या में हिंदू अधिकारी सम्राट अकबर के समय में भी नहीं थे। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही मस्जिद भी तोड़े थे। जैसे कुछ किताबों में मिलता है कि लगभग 8 से 10 मंदिर तोड़े थे, लेकिन साथ ही मंदिरों के लिए दान भी दिए थे। जैसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल के मंदिर को, आसाम के गुवाहाटी में कामाख्या देवी के मंदिर को, उत्तर प्रदेश में वृंदावन के लॉर्ड कृष्णा के मंदिर को इत्यादि। औरंगजेब ने गोलकुंडा के राजा की मस्जिद भी तोड़वा दी थी, क्योंकि गोलकुंडा का राजा टैक्स नहीं दे रहा था। हिस्टोरियंस बिशंबरनाथ पांडे की बुक फरमान्स ऑफ किंग औरंगजेब में मंदिरों के तोड़ने और दान देने इत्यादि की पूरी सूची है। मैं कोशिश करूंगा कि बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूं। औरंगजेब का संघर्ष सिख गुरुओं से और मराठा राजाओं से था। उस वक्त राजा विरोधियों को अपमानित करने के लिए ऐसा करते थे। ऐसा हिस्टोरियंस लिखते हैं कि यह धार्मिक कम और सत्ता से प्रेरित ज़्यादा है। इसी प्रकार पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों को तोड़ा, यहाँ तक कि बौद्धों को लिंच करने के लिए इनाम भी दिया था। सत्ता के लिए ग्रेट अशोका ने अपने 99 भाइयों को मार देता है। उस वक्त भारत में डेमोक्रेसी नहीं थी, लेकिन आज भारत में डेमोक्रेसी है। मैं औरंगजेब का समर्थन या विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ हिस्टोरियंस जो लिखते हैं मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं। औरंगजेब ने अपने पर्सनल खर्च के लिए सरकारी खजाने से पैसे कभी भी नहीं निकाले। औरंगजेब टोपियाँ बनाता था और कुरान की कुछ आयतें लिखता था। इसे बाजार में बेचकर जो मिलता उससे अपना पर्सनल खर्च चलाता था। औरंगजेब की फरवरी 1707 में डेथ हो जाती है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।